कौन था टेड कजिंस्की, जिसे पकड़ने के लिए 8 करोड़ के इनाम की घोषणा करनी पड़ी? अनबॉम्बर के नाम से मशहूर आतंकी और मैथ प्रोफेसर टेड कजिंस्की की 10 जून को मौत हो गई। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना जेल में 81 वर्षीय कजिंस्की ने दम तोड़ा। वहां वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में कुछ लोगों के हवाले से बताया गया कि कजिंस्की ने आत्महत्या की है। यूनाबॉम्बर के नाम से जाने गए टेड कजिंस्की ने सोशल मीडिया के दौर से एक दशक पहले ही तकनीकी के खतरे से आगाह कर दिया था। उसकी खासियत थी कि वो जंगलों में रहकर बम बनाता था और बिना किसी की मदद के हमलों को अंजाम देता था। एक ऐसा आतंकी जिसे पकड़ने में एफबीआई को 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन ऐसी प्रतिभा का धनी टेड आतंकी बना कैसे? बताया जाता है कि यूनाबॉम्बर एक रोज वीराने में जा बसा था। फिर शुरू होती है चिट्ठियों वाले बमों की बारिश। बम चूंकि जीनियस ने बनाए थे, लिहाजा दुनिया की सबसे ताकतवर पुलिस भी उसका सुराग नहीं लगा पाई। फिर एक रोज एक लेटर आया। लिखा था, मेरा मैनिफेस्टो इस खत के साथ है। अगर छाप दोगे तो बमों का हमला रुक जाएगा। 35,000 शब्दों के इस मैनिफेस्टो कुछ यूं था, टेक्नोलॉजी इस दुनिया को बर्बाद कर रही है। इस चक्कर में लोग अपनी आजादी खोने के लिए तैयार हो गए हैं। 16 साल की उम्र में हार्वर्ड पहुंचा टेड कजिंस्की की पैदाइश, लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय वो दुखी था। ये सोचकर कि मिशिगन में परीक्षाएं उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से बहुत आसान थीं। इस दौरान उसने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा जिसे उसके एडवाइजर के अनुसार पूरे अमेरिका में महज 10 या 12 लोग समझ सकते थे। पीएच मिली। तब उसकी उम्र महज 25 साल थी। उसका करियर एकदम ठीक दिशा में चौपद्दी बनाई और उसी में रहने लगा। ये जगह इतनी रिमोट थी कि यहां बिजली पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। उसने ऐसा क्यों किया? ये उसके परिवार की समझ से परे था। कजिंस्की हमेशा से शांत स्वभाव था और लोगों से कटा कटा रहता था। लेकिन अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह थी, ये उसने किसी को नहीं बताया। यहां से ये कहानी एक मोड़ लेती है और उसके लिए हमें चलना होगा 25 मई 1978 की तारीख पर। बकले क्रिस्ट इलिनॉय राज्य की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मटेरियल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर थे। एक रोज पोस्टल विभाग का एक शख्स उनके पास एक पैकेज लेकर आया। पैकेज किसी ने भेजा नहीं था, बल्कि पोस्टल अधिकारी के अनुसार वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में यूं ही रखा हुआ पाया गया था। उस पर रिटर्न एड्रेस की जगह क्रिस्ट का पता लिखा हुआ था। क्रिस्ट को शक हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई पैकेज नहीं भेजा था। इसलिए उन्होंने सीधे पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस के एक अफसर ने जैसे एक छात्र को चोट आई। इसके अगले साल एक ऐसी घटना हुई जिसने एफबीआई को इस केस में दखल देने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट शिकागो से वॉशिंगटन जा रही थी। बीच फ्लाइट में अचानक बैगेज एरिया से धुआं निकलने लगा। आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पता चला कि प्लेन में बम रखा था, जो गड्ढाब्दी के चलते फूटा नहीं। अगर फूटा होता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इसके कुछ रोज बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक पर्सी वुड को एक पैकेज में बम मिला, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। एफबीआई ने इन सारे केसों को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स बनाई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शुरुआत में उनके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। बमों को बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था जो कूड़े में मिल जाती थीं। कई बार बमों के साथ कुछ नोट मिलते, लेकिन उनकी छानबीन से भी यही पता चलता था कि घटनाओं को अंजाम देने वाला शख्स उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साल 1985 तक और भी कई बम भेजे गए। अधिकतर मामलों में लोगों को चोट आई थी, लेकिन एक मामले में एक कंप्यूटर स्टोर वाला मारा गया था। 1987 में एफबीआई के हाथ पहला सुराग लगा। बम रखते हुए एक शख्स की फोटो सीटीवी पर कैद हो गई थी। इसकी मदद से एफबीआई ने एक स्केच बनवाकर हर तरफ फैलाया, लेकिन चूंकि उस रोज हमलावर ने एक हुड और काला चश्मा पहन रखा था, उसकी पहचान होना मुश्किल था। 1987 से 1993 तक बमों का सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर उनकी शुरुआत हुई। और इस बार बम हमले के बाद अखबारों को कुछ खत भी भेजे गए।
1994 में एक वकील को पैकेज में बम मिला और उसकी मौत हो गई। हमलावर ने खत लिखकर कहा कि वो वकील एक्सॉन नाम की तेल कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए उस पर हमला हुआ। 1995 में लघु उद्योग के एक मालिक को बम मिला और उसकी भी मौत हो गई। बम हमलों के इस सिलसिले को अब तक 17 साल हो चुके थे, लेकिन एफबीआई को अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे कौन शख्स है। एफबीआई ने इस केस को नाम दिया था यूनिवर्सिटी एंड एयर ना मिला। अंत में एफबीआई ने यूनाबॉम्बर के सिर $10 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके। इसके बावजूद बरसों तक ये केस यूं ही बना रहा। फिर 1995 में एक रोज न्यूयॉर्क टाइम्स आदि अखबारों के पास यूनाबॉम्बर का खत आया। टेक्नोलॉजी के खतरे खत के साथ एक मैनिफेस्टो था और थी एक धमकी, यदि इसे छापा नहीं तो हमले जारी रहेंगे। मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर। नाम से डेविड कजिंस्की को मैनिफेस्टो की भाषा से एहसास हुआ कि उनका भाई ऐसी ही बातें करता था, जिसका नाम था टेड कजिंस्की, यानी गणित का वही जीनियस जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल में आसरा बना लिया था और अब वो लोगों को बम भी भेज रहा था। डेविड कजिंस्की हालांकि सीधे एफबीआई के पास नहीं गए। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया और मामले की छानबीन की। 6 महीने में पूरी जानकारी इकट्ठा कर वो एफबीआई के पास पहुंचे। एफबीआई ने अपनी तरफ से टेड के पुराने लेखन से मैनिफेस्टो का मिलान किया। अंत में जब पक्का हो गया कि टेड कजिंस्की ही यूनाबॉम्बर है, उसे पकड़ डीचने का प्लान तैयार हुआ। लेकिन इसी बीच एक न्यूज चैनल ने खबर प्रसारित कर दी कि यूनाबॉम्बर पहचाना जा चुका है और टीवी पर उसके भाई डेविड की पहचान भी उजागर कर दी गई। रातों रात पुलिस कजिंस्की के जंगल वाले ठिकाने पर पहुंची और उसे पकड़ डीडीएच लिया गया। उसके पास से बम बनाने का सामान और दस्तावेज मिले, जिससे पक्का हो गया कि वही यूनाबॉम्बर है। टेड कजिंस्की यूनाबॉम्बर कैसे बना? संभवतः इसका उसके मन पर गहरा असर पड़ा था, जिसके चलते लोगों से मिलने बात करने में उसे दिक्कत आती थी। सेक्स को लेकर भी उसके मन में विकार पैदा हो गया था। जिन महिलाओं को वो पसंद करता था उनसे बात नहीं कर पाता था और इसी के चलते उसने मन में आधुनिक समाज के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। यूनाबॉम्बर की कहानी का अंत कैसे हुआ? 4 मई 1998 के रोज टेड ने अपने सारे अपराध स्वीकार किए और रोज अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से ही वो जेल में सजा काट रहा था और जंगल में बना उसका कैबिन एफबीआई के म्यूजियम में रखा हुआ है।